बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाजिर खिदमत है। सीपीसी का नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने सेलेक्ट किया है सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी 1908 स्टे ऑफ सूट की बाबत है। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ रिस सब्जुडिस भी कहते हैं। हम जो बेयर एक्ट की रीडिंग है, वर्डिंग है सेक्शन 10 की, वो भी पढ़ेंगे और इसको विद सर्टेन एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। ये स्टे ऑफ सूट क्या है और इसकी प्री रेक्विजिट्स कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू is also directly or substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in Pakistan having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of Pakistan established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court। इसमें explanation है, वो है the pendency of a suit in a foreign court does not preclude the court in Pakistan from trying a suit founded on the same cause of action। ये हमने इसकी वर्डिंग पढ़ ली। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इस पे हम बाद में आए। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि एक कंपनी ए है, वो अपनी फूड प्रोडक्ट्स बेचती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने नाम रखा हुआ है ए ऑर्गेनिक फूड्स, और वो अपनी प्रोडक्ट्स का जो कवर है, वो उसका एक कलर है, उसका स्टाइल है, उसका लोगो है, उस नाम से उसकी मार्केट में इंट्रोडक्शन है, उसी नाम से उसकी सेल होती है। उसी नाम से एक कंपनी बी ऑर्गेनिक फूड्स के नाम से होती है, वो भी सेम आइटम्स बेचती है, उसका भी कलर, वो लोगो और वो जो उसका स्टाइल है वो भी सेम होता है। ए कंपनी ए ऑर्गेनिक फूड वो बी की उस एक्ट पे जो उसकी सेम कलर स्कीम को वो कॉपी कर रही है, उस पे एक सूट फाइल कर देती है बिफोर कंपिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन दैट for the sake of argument that may be a लाहौर सिविल कोर्ट। तो ए ऑर्गेनिक फूड लाहौर सिविल कोर्ट में एक दावा दायर कर देती है 1 जनवरी 2022 को, और वो ए ऑर्गेनिक कंपनी जो सूट फाइल करती है वो बी ऑर्गेनिक फूड्स के खिलाफ सूट फाइल कर देती है। अब इसमें नोटिस जारी हो जाते हैं। सब्सिक्वेंटली जो बी ऑर्गेनिक फूड है वो बी एक सूट फाइल कर देती है बिफोर कंपिटेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन इन रावलपिंडी, क्योंकि दोनों कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन हासिल है। ए का कारोबार भी ऑल ओवर पाकिस्तान है, बी का कारोबार भी ऑल ओवर पाकिस्तान है। अब जो बी है, बी ऑर्गेनिक फूड, वो एक दावा अगेंस्ट ए फाइल कर देती है ऑन द सेम लाइंस कि मेरी ये कॉपीराइट्स, ये सारे मामलात बी इन्फ्रिंज कर रहा है। बी फाइल करता है ए के अगेंस्ट कि ए इन्फ्रिंज कर रहा है। तो रावलपिंडी कोर्ट में 2 फरवरी 2022 को वो फाइल कर देती। अब चीज़ें समझने वाली ये हैं कि लाहौर कोर्ट्स को इख्तियार समात है, तो आंसर इज़ यस। मैटर इन इशू सेम है, तो आंसर इज़ यस। डायरेक्टली या सब्सटेंशली मैटर इन इशू सेम है। कॉपीराइट का है, वो भी कॉपीराइट का दोनों क्लेम कर रहे हैं। और क्या ए ने सूट अगेंस्ट बी
फर्स्टली फाइल किया था, तो आंसर इज यस। अब हम आते हैं कि क्या पिंडी कोर्ट, रावलपिंडी की कोर्ट इस केस को चला सकती है या नहीं। तो एज पर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी इसमें देखेगी कोर्ट कि क्या मैटर इन इशू सेम है डायरेक्टली या सब्सटेंशली, क्या पार्टीज सेम हैं। तो जो बी ने केस किया था इन पिंडी और सब्सिक्वेंटली किया था, दैट मे बी कॉल्ड सेकंड सूट। ये जो सेकंड सूट फाइल किया था बी ने, ये पिंडी कोर्ट उसको स्टे कर देगी एज पर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। अब इसकी रीज़न क्या है, इसको समझने के लिए अब हम समझते हैं कि अगर बी वाला सूट पिंडी कोर्ट उसको स्टे ना करती तो क्या होता। मैटर दोनों ट्रायल में चलते, जो ए ने फाइल किया है वो लाहौर में चलता, बी ने फाइल किया है वो पिंडी में चलता। दोनों केसेस में जहाँ पे ए ने फाइल किया है बी डिफेंडेंट है, बी ने फाइल किया है ए डिफेंडेंट है, दोनों में अपोजिट पार्टी डिफेंडेंट पार्टी अपने रिटर्न स्टेटमेंट्स फाइल करती, अपनी अपनी टर्न पे वो एविडेंस करवाती, आर्गूमेंट्स होते, दोनों कोर्ट कंक्लूजन्स पे पहुंच जाती। जो लाहौर कोर्ट है वो सूट डिग्री कर देती प्लेंटिफ की फेवर में, और जो पिंडी कोर्ट है वो सूट डिग्री कर देती बी प्लेंटिफ की फेवर में। तो दोनों जजमेंट्स कंट्राडिक्शन में आ गई, सिस्टम कोलैप्स हो गया। दोनों कोर्ट्स कॉम्पिटेंट हैं, दोनों के क्लेम्स सेम हैं। अब कौन सी जजमेंट सब्सिक्वेंटली स्टे वो एग्जीक्यूट होगी। तो लेजिस्लेचर ने बिफोर पासिंग अ जजमेंट वो रिस्टेन कर दिया कि आपने सेकंड सूट, अगर फर्स्ट सूट ऑन सेम बिटवीन सेम पार्टीज बिटवीन ऑन द बेसिस ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन, जिसमें मैटर इन इशू डायरेक्टली या सब्सटेंशली सेम हो और कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में वो ट्रायल हो रहा हो, तो सेकंड सूट नहीं चलेगा, उसको स्टे किया जाएगा। उसके पीछे रीज़न, उसके पीछे इंटेंशन यही है कि कंट्राडिक्शन इन जजमेंट्स आएंगी, टाइम वेस्ट होगा और जस्टिस सिस्टम कोलैप्स होगा। अब क्या होगा, जो सेकंड सूट है पिंडी में स्टे हो गया, फर्स्ट सूट अपने मंतकी इंजाम को पहुंचा, उसका जो भी डिसीजन आया, चाहे वो ए की फेवर में डिग्री हुआ या उसका सूट डिसमिस हुआ बी की फेवर में हो गया, तो वो सूट फॉर द पर्पसेस ऑफ सेकंड सूट रिस जुडिकाटा के तौर पे आएगा, क्योंकि मैटर इन इशू बिटवीन द सेम पार्टीज हैज़ बीन डिसाइडेड। रिस जुडिकाटा हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको इतना ब्रीफली बताते चलते हैं कि अगर बिटवीन सेम पार्टीज मैटर इन इशू सेम कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ने वो डिसीजन एक कर दिया, तो उस इशू पे कोई सब्सिक्वेंट लिटिगेशन, कोई सूट फाइल नहीं हो सकता। तो जो सेकंड बी वाला सूट पिंडी कोर्ट ने स्टे किया हुआ था, वो रिस जुडिकाटा के प्रिंसिपल के तहत तो वो भी उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि डिफरेंट कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स नहीं आनी चाहिए। अब हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में ये जिक्र है, द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट does not preclude the court in Pakistan from trying a suit founded on same cause of action। अब अगर कोई सिमिलर मैटर, जो ऊपर जितने भी आपको 4 इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, वो चारों एप्लीकेबल भी हों, कॉम्पिटेंट कोर्ट भी हो, लेकिन वो फॉरेन कोर्ट में अगर कोई मैटर चल रहा है, तो सेकंड पार्टी या कोई भी पार्टी पाकिस्तान में भी वो लिटिगेशन दायर कर सकती है बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन इसको सेक्शन 10
की जो रिस्ट्रिक्शन है, जो स्टे ऑफ सूट है, उससे प्रिक्लूड करता है, उससे उसको एग्जेम्प्ट करता है। तो आगे हम चलते हैं, इसमें हम आपको मैटर इन इश्यूज के बाबत एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैद ने एक घर बकर से किराए पे ले लिया। अब जैद टेनेंट है, बकर लैंडलॉर्ड है, तो इन दोनों का रिलेशन टेनेंसी का हो गया, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का हो गया। और सब्सिक्वेंटली बकर अपनी जो कि लैंडलॉर्ड है प्रॉपर्टी सेल कर देता है जैद को, एग्रीमेंट टू सेल के जरिए। लेकिन आफ्टर अ सर्टन टाइम जो लैंडलॉर्ड है वो डिनाई कर देता है टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू द टेनेंट। अब टेनेंट के पास रेमेडी है कि वो सिविल कोर्ट में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दायर करे और कोर्ट से रजू करे और कहे कि मैं अपना पार्ट परफॉर्म कर रहा हूँ जबकि लैंडलॉर्ड नहीं कर रहा। तो कोर्ट उसको डायरेक्ट करे, उसको ऑर्डर पास करे, जजमेंट पास करे, डिग्री पास करे कि वो मुझे अपनी एग्रीड टर्म एंड कंडीशन पे मेरे नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे। ये सूट चल पड़ा। साइमल्टेनियसली लैंडलॉर्ड एजेक्टमेंट पटिशन बिफोर, इस वक्त जो पाकिस्तान में, जो पंजाब में रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के तहत रेंट ट्रिब्यूनल है, उनके पास एजेक्टमेंट पटिशन फाइल कर देता है। कहता है कि जी जो टेनेंट है उसने कई माह का किराया नहीं दिया, तो लिहाजा उसको मेरी प्रॉपर्टी से निकाला जाए। अब इन दोनों सूरतों में पार्टी सेम है, गो प्रॉपर्टी भी सेम है, गो डिस्प्यूट भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें मैटर इन इशू दोनों केसेस में डिफरेंट है, डायरेक्टली और सब्सटेंशली सेम नहीं है। तो ये दोनों केस, एक जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का है और दूसरा जो एजेक्टमेंट पटिशन का है, साइमल्टेनियसली चल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि मैटर इन इशू डायरेक्टली और सब्सटेंशली सेम होने चाहिए और कोर्ट कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की होनी चाहिए, पार्टीज सेम होनी चाहिए। तो इन हालात में सेक्शन 10 सेकंड सूट को, फार्मर सूट को स्टे का डायरेक्शन देता है। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी रिस जुडिकाटा पे। उसमें डिटेल हम रिस जुडिकाटा डिस्कस करेंगे, उसकी काइंड्स देखेंगे, रिस जुडिकाटा होता क्या है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियोस को देखते रहिए, अपने कमेंट्स देते रहिए, ताकि हम आप तक ये सीपीसी को आप तक पहुंचाने में कामयाब हो सकें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।